नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18 और मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। साथ में हमारे धर्मेंद्र कुमारी जी। लगते लगते जो हमारा एरिया जिस करनाल लोकसभा से मैं आता हूं, थोड़ी बहुत उसकी भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो एक हॉट सीट बनी हुई है पूरे हरियाणा के अंदर। धर्मेंद्र जी, वहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व लगाना पड़ रहा है, हालांकि मुंह से मुख्यमंत्री निकलता है, कई पता भी नहीं चल पाता ना है कि नहीं है। वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। साथ में है 31 साल के युवा, कांग्रेस ने उतारा उनको, दिव्यांशु बुद्धि राजा। वहाँ के लोगों से जब आपने बातचीत करी तो वहाँ का आपको माहौल क्या लगा? देखो, करनाल में इत्तेफाक से मेरे बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं, अलग अलग पारिवारिक कारण भी हैं उसमें। करनाल में निश्चित तौर पे मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा रोष है, लोगों में है। और एज ए नेता अगर आप चुनाव लड़े, अगर वो बीजेपी के कैंडिडेट ना हो तो उनकी जमानत जब्त हो जाए, इस तरह का। हाँ, मतलब उनको कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन चूंकि वो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जातिगत समीकरण हैं, तो मुझे लगता है कुल मिला के जो सीट पूरे देश में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते जाने वाली सीट थी, वो घट के 1,00,000-2,00,000 वोटों से अगर वो जीतते भी है तो एक तरीके से उनको सांत्वना पुरस्कार की तरह मिल जाएगी वो सीट। करनाल में मुझे लगता है जीते तो मनोहर लाल खट्टर, लेकिन उस जीत की चर्चाएं हार जितनी भी नहीं होंगी, वो बस एक जीतेंगे, जीत जाएंगे और लोकसभा में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कोई करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है। पूरी तरीके से मनोहर जी ड्राइंग रूम के पॉलिटिशियन हैं। जब भी पब्लिक में गए बटा गोल करके आए, तो अपना भी नुकसान किया, बीजेपी का भी नुकसान किया, कैंडिडेट का भी किया। 10 लोकसभा सीटों में मनोहर लाल खट्टर जी की पसंद के कैंडिडेट आए, 9 के 9, लेकिन 2 कैंडिडेट उन्होंने अपनी जिद में अपने राजनीतिक विरोधियों को, अपनी पार्टी के विरोधियों को निपटाने के लिए वो सिरसा से जैसे अशोक तंवर को लेके आए। अगर वो सीट हारते हैं, और आज के टाइम में एक सीट क्रूशियल बन गई है बीजेपी के लिए, तो वो जब हारेंगे तो इसका खामियाजा मनोहर लाल खट्टर की कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होगी। और उन्होंने जो पार्टी के डिसीजन उनकी वजह से गलत हुए हैं, उनको इसके परिणाम आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। फिलहाल लोकसभा में वो पहुंच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो जनता जनार्दन है, करनाल की जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगी, लेकिन समीकरण उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि राजा चुनाव हारने के बाद भी जीत की पोजीशन पे रहेंगे। ये ऐसा बंदा है इस पूरे लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कि एक नया नेता प्रदेश को मिला है। बाकी सारे हैं ये पुराने कैपिटल लोग हैं, कोई 1 चुनाव लड़ चुका है, कोई 5 लड़ चुका है, कोई 6 लड़ चुका है, सारे के सारे पुराने लोग हैं। लेकिन ये आदमी, ये पहला एक कैंडिडेट इस चुनाव में है जो एक नेतृत्व के रूप में उभरा है। आने वाले समय में दिव्यांशु बुद्धि राजा का बहुत अच्छा भविष्य है और वो हरियाणा की राजनीति में उसका बुलंद सितारा है। आपने उनके भाषण भी सुने होंगे, जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं, और एक चुनाव उठा तो हुआ है, उनका चुनाव उठा हुआ नो डाउट, लेकिन सामने मनोहर लाल खट्टर की होने की वजह से शायद वो कहीं पीछे न रह जाएं। आप उनके जो भाषण देने का स्टाइल है, व्यक्तित्व है, आपको नहीं लगता कि वो एक जैसे नेता भाषण दे रहा है, उनकी आवाज़ में वो है? देखो, दिव्यांशु की खास बात यह है, दिव्यांशु स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। वो यार, उन्होंने जो भी चुनाव लड़ा है, जीता है, वो चुनाव लड़ के जीता है। वो अपॉइंटेड आदमी नहीं है, चाहे NSUI के हों, चाहे यूनिवर्सिटी का चुनाव, यार वो उसने लड़ा है वो चुनाव। उसके अंदर से लीडरशिप क्वालिटी धीरे धीरे करके डेवलप हुई है। मनोहर लाल जी को लीडर थोड़ी थे, बेचारे बिठा दिए वो तो। उन्होंने 8-10 साल में ये तो सीख लिया कि बीजेपी में अगर कोई साथी ऊंचा उछल रहा है तो उसको कैसे मारा जाए, कैसे काटा जाए। राजनीतिक तिकड़मबाजी तो मनोहर लाल जी में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मनोहर लाल जी पब्लिक के नेता नहीं है, बहुत ही खराब भाषण देते हैं। उनको ये भी नहीं पता पब्लिक में बोलना क्या है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन उनके मुकाबले दिव्यांशु तो खड़ा हुआ आदमी है। उम्र भले ही 31 साल है, लेकिन ओजस्वी भाषण देता है, पब्लिक के साथ उसका आई कॉन्टैक्ट ज़बरदस्त है। ये तो मतलब आज आप करनाल जो GT रोड बेल्ट है वो पूरा ही बीजेपी के प्रभाव में दिखती है। मान लो थोड़ी असाधारण परिस्थिति में चुनाव थे, खट्टर साहब इतने लोकप्रिय चुनाव लड़ते हैं या इतने खुद को लोकप्रिय नेता मानते हैं, तो रोहतक से लड़ लेना चाहिए था चुनाव उनको। हिसार से लड़के देखते चुनाव, भिवानी से लड़के देखते, पर कहीं से लड़ लो लोकप्रिय आदमी तो। शायद उन्होंने ये सोचा हुआ कि सबसे सेफ सीट चुनी है उन्होंने अपने चुनाव लड़ने के लिए, सबसे सेफ सीट। क्यों, कहीं उनके दिमाग में ये तो नहीं था, जिस तरीके से संजय भाटिया 6.5 लाख वोटों जीते थे, उन्होंने सोचा कि एक बार कम भी हुए होंगे तो 2-2.5 लाख कम हो जाएंगे, तो 2 लाख तो जीत तो है ही। हाँ, वो ऐसा सोचा हुआ नहीं। देखो, जो जंगी घोड़े होते हैं वो तो अब जयप्रकाश है, हार जीत होगी उसकी बंदे की अलग बात है। यार चुनाव तो लड़ ही रहा है, आप उसको कहीं से टिकट दे दो वहीं से। हाँ, चुनाव। अब मनोहर लाल जी को ये वहम बिल्कुल भी नहीं रहा होगा कि मैं बहुत करिश्माई व्यक्ति हूँ, इसलिए वो अपने करनाल सीट चुनी, वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनका चुनाव, लोग तो बहुत कुछ बातें कर रहे हैं कि उनका चुनाव खतरे में है। मुझे नहीं लगता कि उनका चुनाव कोई खतरे में है। वो जीत जाएंगे क्योंकि कास्ट समीकरण उनको शूट कर रहे हैं, मोदी जी का सहारा है बस उनको।
हम अपनी वार्तालाप के लास्ट दौर में पहुंच चुके हैं और एक बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में भी है और मेरे मन में भी है कि जब 2019 का चुनाव हुए थे हरियाणा में, तो उससे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन उसके बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए 40 सीटों पे बीजेपी अटक गई थी। लोकसभा चुनाव का फर्क नहीं पड़ा था विधानसभा चुनाव पे। क्या अब की बार भी कुछ ऐसा होने की उम्मीद है, क्योंकि लोग रुष्ट हैं बीजेपी से बहुत ज़्यादा? देखो, इस बार जो लोकसभा चुनाव के नतीजे होंगे उनका विधानसभा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव तो क्लियरली बहुत अलग विषयों पे लड़े जाने हैं। कैंडिडेट अलग होंगे, विधानसभा के अपने समीकरण होते हैं, विधानसभा के अपने मुद्दे होते हैं। लेकिन इस चुनाव में भी लोग लोकल मुद्दों में बात कर रहे हैं। इस चुनाव में लोकल मुद्दों पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 9.5 साल जो बीजेपी ने सरकार चलाई है उनको लेके लोग सवाल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी का जो विरोध आप आजकल देख रहे हो गांव देहात में, ये और ज्यादा तेज होगा, और ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे। इस चुनाव की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि सवाल पूछो। यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं। यहाँ सवाल मनोहर लाल खट्टर से भी पूछा जा रहा है, यहाँ सवाल कांग्रेस के लीडर से भी पूछा जा रहा है, हुड्डा से भी पूछे जा रहे हैं, सब लोगों से सवाल पूछ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हरियाणा इतना जागरूक हो गई। हाँ, मतदाता जागरूक होना चाहिए। भाई आप वोट लेके चले जाते हो हमारा, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, वोट लेके आप दिल्ली कोठी में आराम करते हो, 5 साल बाद फिर आ जाते हो। कोई मतलब है? आप जनता की अगर दुख सुख में उनके शामिल नहीं हो सकते, उनके लिए आप पब्लिक वेलफेयर का कोई काम नहीं करते, तो धिक्कार है आपके जीवन पे ही। तो चाहे वो किसी पार्टी का हो, लोगों को इनको ऐसे जो धूर्त नेता हैं जो चुनाव में वोट लेके उनके साथ बाद में उनके साथ ठगी करते हैं, उनसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो ओवरऑल हरियाणा में कितनी सीटें बीजेपी जीत सकती है और कितनी कांग्रेस? बस लास्ट सवाल है। देखो, मैं ईमानदारी से अगर आपको इसका एनालिसिस आप करेंगे, मुझे लगता है 2 सीट बीजेपी आज के दिन जीत रही है। एक सीट उनमें करनाल है और दूसरी गुड़गांव है। इसी तरीके से 2 सीट कांग्रेस भी जीत रही है, जिसमें से एक रोहतक है और एक सिरसा है। बाकी 6 की 6 सीटों पे बहुत टफ मुकाबले हैं, टक्कर है। अगर मैं ये कह दूं कि उसमें ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, बेमानी सी बात होगी। 6 में से अब हरियाणा बांट के देगा, 3-3 देगा दोनों को, तो फिर 5-5 हो जाएंगी। थोड़ा एक कई बार क्या होता है, बंटवारा होता है तो छोटे को ज़्यादा मिल जाता है, बड़े को कम मिलता है। हाँ, तो मुझे छोटा भी जनता ही तय कर लेगी। तो मुझे लगता है 2-2 सीट दोनों की कंफर्म है। बाकी सीट मुकाबलों में कौन निकालता है ये 4 जून को अपने को पता चल जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, हरियाणा खबर 18 पर आपने ये चर्चा देखी। असली जो जागरूक मतदाता आप हैं, आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि हमारे एरिया के अंदर किसकी एज है और हम किसके वोट डालने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें हमने करी, इन बातों का आधार क्या है आप ये भी विचार करके नीचे कमेंट में दे सकते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा खबर 18। मैं हूं आपके साथ राहुल अत्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।